बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 10 वीडियोस में मदीना इकनॉमिक्स की वजाहत मुकम्मल हो गई। इन सारी वीडियोस में जो मैंने आपसे शेयर की हैं, आपने उनको सुना और देखा, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कोई 200 के करीब लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी किया, जिससे मुझे हौसला होता है, मेरी हिम्मत अफजाई होती है कि मैं इस काम को जारी कर सकूँ। आपको याद होगा कि शुरू की वीडियो में मैंने दो बड़ी बातें की थी, चैलेंजेस थे, दावा था कि मदीना इकोनॉमिक्स न सिर्फ 7वीं सदी का इंसानियत का पहला मुआशी निज़ाम है, बल्कि इसमें आज के जो मसाइल हैं हमारे, उनको हल करने की भी ताकत है, सकत है। और ये उन निज़ाम उनको भी हल कर सकता है, क्योंकि जो आज के प्रॉब्लम्स हैं ये उनसे परे नहीं है, ये उनसे बिल्कुल रेलिवेंट है और इसे मुआशी निज़ाम के तौर पर नाफिज भी किया जा सकता है। जो मैं आपसे ये वीडियोस कर रहा हूँ, यही इसका बुनियादी मकसद है कि पहले हम एक अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि हमें तो इसके बारे में खबर ही नहीं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, आई गो टू यूनिवर्सिटीज, वहाँ जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं वो इन बातों को सुनते तो हैं, लेकिन वो अक्सर ने कहा कि मुनीर साहब पुरानी बातें हैं, 1400 साल पहले की बातें हैं। तो मेरी इनसे मैं मायूस नहीं हुआ इन बातों से। कुछ प्रोफेसर ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई भी की और उलमा हजरात ने भी बड़ी मेरी हौसला अफजाई की, और मुझे खुशी है कि अब जो मेरी उर्दू वाली किताब है मदीना इकोनॉमिक्स, इसको मदरसा के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके असातिज़ा पढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का बाइस है। तो आज पहला दावा तो आपके सामने मैंने रख दिया कि अब हम ये नहीं कह सकते कि मदीना इकोनॉमिक्स कोई चंद वाकयात पर मुश्तमिल है या उस दौर के हिसाब से था, क्योंकि मैं सारी सारी बातें मैंने इन 10 वीडियोस में आपके सामने रखी हैं। और उसमें कभी टैक्सेशन का जिक्र है, कभी सच्चा ताजर और सच्ची तजारत का जिक्र है, फिर जो स्पेंडिंग्स है गवर्नमेंट का अपना एक अदारा है खर्च करने का दूसरों पर, और जो बड़ा मसला था कि इश्तराकियत इसको हल नहीं कर सकी, अपने आप को ख़त्म कर बैठी। गरीबों का मसला हल करने के लिए इस्लाम का जो ज़्यादा एम्फेसिस है वो गुर्बत को दूर करने पर है। और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दुआएं बड़ी इनके वो बार बार करते थे कि या अल्लाह कि गुर्बत से बचा और कर्ज से बचा। ये दोनों चीजों का आपस में लिंक है। और एक बार तो हजरत आयशा ने पूछा कि ये आप दुआ बार बार क्यों करते हैं कि मुझे गुर्बत से बचा। तो आपने फरमाया कि गुर्बत आखिरकार कुफर की तरफ ले जाती है। जिन मुआशरों में गुर्बत होती है उसमें आप सही पैगाम नहीं दे सकते। तो इस कदर अहमियत है मदीना इकोनॉमिक्स की कि पहली बात जो मैं चाहता था कि जो सुनने वाले हैं उनको ये यकीन आ जाए कि मदीना इकोनॉमिक्स मुआशी निज़ाम है जो आज के मसाइल हल करने की ताकत रखता है। इसमें मैंने पिछली वीडियो में कहा कि ये ऐसा कैसे हुआ। मुझे एक दफ़ा ये एक क्वेश्चन हुआ कि हम कहते हैं कि जो सरमायादारी है, जो एडम स्मिथ इज फादर ऑफ कैपिटलिज्म, इसी तरह कहते हैं इश्तराकियत के बारे में। तो आप ये बताएं कि हु इज फादर ऑफ मदीना इकोनॉमिक्स। तो मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि इसका मैं जवाब क्या दूं। तो फिर मैंने जो जवाब दिया कि जो मदीना इकोनॉमिक्स है उसमें ना कोई फादर है ना कोई मदर है। ये दर हकीकत एक डिवाइन मैसेज है जो कुरान में नाजिल हुआ। कुरान ने थ्योरी दी और ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमली तौर पर मदीना में नाफिज किया। मैंने सारी बातें की थी। तो अब मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो बड़ी आपके लिए नई होगी या हैरत अंगेज खबर होगी कि अगर हम तीनों मुआशी निज़ाम को देखें तो एक अजीब बात सामने आती है कि एडम स्मिथ को समझा जाता है, जैसे मैंने अर्ज किया कि
He is considered as father of capitalism. बड़ी हैरानी की बात है कि एडम स्मिथ ने सारी जिंदगी कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। एडम स्मिथ ग्लासगो यूनिवर्सिटी में अखलाकियात का प्रोफेसर था और उसने कभी इकोनॉमिक्स ना पढ़ी अपनी एजुकेशन के दौरान, और ना उसने बाद में इकोनॉमिक्स को स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसकी पहली जो बुक आई है 1759 में, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, वही सारी अखलाकियात की बातें थी कि आदमी को ऐसा होना चाहिए। तो उसके कोई 17 साल बाद 1776 में उसने दूसरी बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस, और उसमें उसने इकोनॉमिक्स की बात की है। लेकिन उसने कभी इकोनॉमिक्स ना तो पढ़ी थी, ना कभी पढ़ाई। अब जो दूसरा निज़ाम है, कम्युनिज्म, इश्तराकियत, उसको हम मंसूब करते हैं कार्ल मार्क्स के साथ। कार्ल मार्क्स के साथ भी यही सूरत हाल थी कि कार्ल मार्क्स तो बुनियादी तौर पर एक फिलासफर था, जर्मन का रहने वाला था, जर्मनी का, और वो फिलासफर था। लेकिन जब उसने गरीबों ये इकोनॉमिक्स पर बात की, उसने भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। ये बड़ी हैरानी की बात है कि लाइक एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स डिड नॉट लर्न और टॉट इकोनॉमिक्स, लेकिन उसने गरीबों की बात की। आज बड़े फिलासफर हैं जिनका कोई जिक्र नहीं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जब गरीबों की बात की तो उसका नाम मशहूर हो गया। आज भी उसको लोग जानते हैं, उसका बयान करते हैं। तो ये पहला सवाल था, उसका मैं समझता हूँ कि जवाब मुकम्मल हो गया। और हम अब जो दूसरा सवाल है उस तरफ आते हैं कि अब जो दूसरा सवाल, पहले मैं सॉरी यही अर्ज कर लूँ, दूसरा सवाल क्या था कि जो आज के मुआशी मसाइल हैं, आज के मुआशी मसाइल को हल करने में मदीना इकोनॉमिक्स बाकी निज़ामों से बेहतर है। अब ये चैलेंज पहले चैलेंज से भी बड़ा है, क्योंकि आप देखें ना, पाकिस्तान में पिछले 3 4 5 साल से या शुरू से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसको हल करने के लिए आप अगर टीवी पर देखें तो बड़े मुआशी प्रोग्राम आते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, और उसमें बड़े नामवर जो इकोनॉमिस्ट हैं मुल्क के, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो वो जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को हम कैसे ठीक करें। और वो सारी वही बातें हैं जो जो एक कैपिटलिज्म की हैं, क्योंकि वो लोग सारे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और वो इम्प्रेस हैं कि दुनिया में एक ही मुआशी निज़ाम है, क्योंकि इश्तराकियत तो ख़त्म हो चुका। और मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करता हूँ कि इकोनॉमिस्ट ने अक्सर कम्युनिज्म को उस अंदाज से नहीं पढ़ा, यानी कि इस्लामी एंगल से, क्योंकि इश्तराकियत में भी सूद मना है। जो कार्ल मार्क्स था वो सूद के बहुत खिलाफ था। ये एक ऐसी सिमिलरिटी है जो हम मुसलमानों के लिए एक बड़ी हौसला अफजा है। और सिर्फ कार्ल मार्क्स ने थ्योरी नहीं दी, 75 साल इस पर अमल हुआ। एक आधी दुनिया, रूस के साथ जो लोग मिले हुए थे, वहाँ की जो इकोनॉमिक्स थी वो 75 साल सूद के बगैर थी। अच्छा, हालांकि वहाँ बैंकिंग सिस्टम था, कमर्शियल बैंक भी थे और सेंट्रल बैंक भी था, जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों सूद के बगैर थे। इश्तराकी दौर में सूद का जिक्र नहीं था, कोई अमल नहीं था। जब हमने 78 75 में इस्लामी बैंकिंग का काम शुरू किया, तो जो सारे इकोनॉमिस्ट थे वो सारे वेस्ट से पढ़े हुए थे। किसी ने नहीं देखा कि भाई रूस में तो ये निज़ाम सूद के बगैर चल रहा है। तो ये हमारे माइंड सेट्स हैं। और जो अगला मेरा चैलेंज है वो इस माइंड सेट को की वजाहत करनी है कि तीनों आज आज का क्या मसला है कि सारी दुनिया का एक ही स्लोगन है, मुश्तरका खुशहाली। उसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन उसके बेनिफिट
غریب آدمی تک نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے عالمگیر غربت ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 40% لوگ یا اس سے بھی زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ اب دوسری ویڈیوز میں جو 4-5 کے قریب ہوں گی، میں اس بات کا جواب دوں گا کہ جو تینوں معاشی نظام ہیں، اور یہ جو سوال ہے 21ویں صدی کی انسانیت کا، کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک سلوگن ہے ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، کہ دے آر 1% اینڈ وی آر 99%۔ یہ 2011 میں ایک تحریک چلی تھی، آکوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ۔ وال اسٹریٹ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ ہے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ ساری 1% لے گئے۔ جب میں نے یہ نعرہ سنا، اس کو پڑھا، تو مجھے لگا کہ یہ نعرہ تو پاکستان کے، سری لنکا کے بارے میں ہونا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ نعرہ ویسٹ کے ملکوں سے اٹھا، اور بڑی تحریک چلی جس کا نام آکوپائی وال اسٹریٹ ہے۔ تو اب یہ میں دوسری ویڈیوز میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ مشترکہ خوشحالی جو ساری انسانیت کی چیرش ڈیزائر ہے، کی خواہش ہے، اس کو کون سا نظام زیادہ اچھی طرح اس کو ختم کر سکتا ہے، یعنی کہ کس نظام کا جو شیئرڈ پراسپیرٹی کا ماڈل ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور آج کی دکھی انسانیت کی مدد کر سکتا ہے، عالمگیر غربت کو دور کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی اب یہ 4-5 ویڈیوز ہوں گی، اس میں اب ایک نئے انداز سے مدینہ اکنامک کی وضاحت ہوگی اس میں، اور بالکل اکنامکس کی زبان میں ہوگی۔ اور جب یہ 4-5 ماڈل پیش ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں سود پر تفصیل سے میری بات ہوگی کہ سود کا آغاز کیسے ہوا، سود کس دور میں کیا تھا، پہلے بینک نہیں تھے، کیونکہ 7ویں صدی میں نہ مشرق میں بینک تھے نہ مغرب میں بینک تھے، تو وہ نظام وہ کیا تھا، اور اس دور میں بڑی بڑی سٹرونگ اکانومیز تھیں، جیسے 7ویں صدی کے آغاز میں روس نے ایران اور روم کی دو بڑی سپر پاورز تھیں جن کا اپنا سٹرونگ اکنامک سسٹم تھا۔ تو اس میں نہ بینک تھے، نہ کمرشل بینک تھے، نہ اسٹیٹ بینک تھا، نہ مانیٹری پالیسی تھی، جو صرف فسکل پالیسی ہے وہی سب چیزوں کو ڈیل کرتی تھی، اور خوشحالی تھی، گولڈ سٹینڈرڈ تھا، یہ پیپر کرنسی نہیں تھی۔ تو یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ کروں گا، اس کے بعد پھر سود پر تفصیل سے بات ہوگی، جس کا آپ کو بھی انتظار ہے اور مجھے بھی شدت سے انتظار ہے۔ میں پھر ایک بار آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیوز میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ تو میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اب اگلی ویڈیوز میں ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ بہت شکریہ۔